नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 गणित पेडागोजी के भैया 100% भाई टॉप 40 क्वेश्चंस हैं। पेपर से पहले अवश्य देख लें, इससे बाहर भाई पेडागोजी का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से ये अवसर उपलब्ध होने चाहिए। कौन से अवसर उपलब्ध होने चाहिए? ऑप्शन पहला, ये प्रश्न एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना। तो भैया जटिल शब्द है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जटिल अवधारणा दे देंगे तो बच्चा समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा दूसरा कह रहा है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। भाई प्राथमिक स्तर का बच्चा है, क्या आपको उसके लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे? नहीं, गलत, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा सी कह रहा है गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। तो संदर्भ से युक्त यानी कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती हैं उनको देना, संदर्भात्मक समस्याएं, तो हाँ हो सकता है भाई। अगला कह रहा है डी कि औपचारिक कलन विधि का अभ्यास कराना। अब भाई कलन विधि जो होती है, एल्गोरिथम्स जो होती है कलन विधि, वो भाई प्राथमिक स्तर पर नहीं होती, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का प्रतिफल नहीं है? अबे एनसीईआरटी के बच्चों की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। भाई कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार वो 50 तक की गिनती यानी 50 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं और लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन कह रहा है पुनः समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्या को जोड़ना और घटाना आ जाता है। भाई पुनः समूहीकरण नहीं करेंगे हम तो 20 तक की संख्या को बच्चा एक का जो बच्चा होता है वो जोड़ घटा कर लेगा आसानी से, तो ये वाला भी हो जाएगा। सी कह रहा है जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। अब जोड़ जोड़ करके उसको गुणन तक ले जाना, तो ये कक्षा 1 के बच्चे को थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर नहीं कह रहा है ना, प्रतिफल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जरा डी वाला भी देख लें। किसी दो अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। अब भाई छोटा बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, तो भाई अंक का जो स्थानीय मान है वो कक्षा 1 में स्थानीय मान नहीं होता है। भाई सीख जाएगा, लेकिन सिखाएगा तो सीखेगा, लेकिन इस वाले से गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणन की अवधारणा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जोड़ की अवधारणा से हम गुणन तक पहुंचे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कक्षा 1 के बच्चे के लिए, तो ये प्रतिफल नहीं है भाई। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार क्या कह रहा है भाई, कक्षा 1 के विद्यार्थियों में अधिगम का प्रतिफल क्या होता है? एक एनसीईआरटी क्या कहती है, 1 से 50 तक की संख्या को पहचानना और लिखना, बिल्कुल ठीक बात है। पुनः बिना पुनः समीकरण के 20 तक की संख्या को जोड़ना, बिल्कुल ये भी ठीक है भैया। 2 अंक की संख्या के स्थानीय मान को पहचानना, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो जोड़ की अवधारणा का अर्थ जोड़ घटा नाम से जानता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो हाँ, इस क्वेश्चन में जो था चौथा वाला कि भाई 2 अंक की स्थानीय मान, केवल 2 अंक की बात करें तो इसका स्थानीय मान समझ जाएगा बच्चा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है ना, तो ये नहीं कर सकता बच्चा। सी ऑप्शन ही होगा इसका भी करेक्ट जवाब है। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं भाई। कक्षा 5 के एक शिक्षक, आप कक्षा 5 की बात कर रहा है, कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत से किस मोड का उपयोग यहां कर रहे हैं? अब वृत्त का चित्र बना रहा है बच्चा, उसको छायांकित कर रहा है, तो क्या वो अमूर्त की बात कर रहा है, क्या दृश्य मापिता की बात कर रहा है, क्या अभिप्रदर्शन की बात कर रहा है, क्या सांकेतिक की बात कर रहा है? तो जेरू ब्रूनर की बात करें भाई, जोसेफ ब्रूनर की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था, यानी कि उन्होंने अधिगम के सिद्धांत बताए थे 3। कौन कौन से? आइकॉनिक, इनेक्ट यानी कि इनेक्ट आइकॉनिक और इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक कौन कौन से? अब इसमें आइकॉनिक यानी कि देखने की बात कर रहा है, चित्र बनाएगा तो देखेगा ना, तो किसकी बात हो जाएगी? आइकॉनिक। आइकॉनिक बोला तो भैया आइकॉनिक यानी कि दृश्य मापिता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही तो इनके सिद्धांत थे। कौन कौन सी? अमूर्त वाला तो था ही नहीं भी इनका सिद्धांत। इनेक्टिव हो जाएगा, सिंबॉलिक हो जाएगा, इसमें संकेत की कोई बात हो नहीं रही है, तो किसकी बात हो रही है? देखने की बात हो रही है, तो आइकॉनिक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। कौन सी गतिविधियां सम्मिलित करें भाई? ऑप्शन ए, जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। तो केवल वाला तो होगा ही नहीं, नेगेटिव टैग है भाई।
बी ऑप्शन जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो। कम दिनचर्या वाले पर यह भी नहीं होगा भैया। जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, हाँ हो सकता है भैया। डी देखें, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। अब जब शिक्षक हस्तक्षेप करेगा तो बच्चा क्या सीखेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा भैया। ऐसी चीजें जो अमूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। मूर्त मानी बोले दिखाई चीजें, देखने वाली चीजें, अमूर्त जो चीज ना दिखाई दे, तो सी ऑप्शन इसका भाई करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन, टाइलिंग जिसे बोलते हैं टाइलिंग, सबसे उपयुक्त तो उपयोग निरूपित करता है। अब टाइलिंग जो होती है भाई, उसमें जो होता है वो उसमें खालिस्तान नहीं छोड़ा जाता है। तो ए ऑप्शन क्या करा है, ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए। बी ऑप्शन कोणों को मापने के लिए। सी ऑप्शन ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। तो टाइलिंग का मतलब होता ही पैटर्न ना भैया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोणों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही क्रियाविधि से, और ना ही भैया स्थानीय मान की कोई बात हो रही है। पैटर्न है यहाँ पर, पैटर्न जो आया वो तो टाइलिंग है भैया। यानी कि पैटर्न बनाएंगे विभिन्न प्रकार के, जब टाइलिंग लगाते हैं तो भाई क्या बन जाती है, पैटर्न बनते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या बन जाते हैं, पैटर्न बन जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए क्या। पहला ऑप्शन क्रियाविधियों को कंठस्थ करा, रट्टा मरवाना नहीं होगा भैया। बी ऑप्शन अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों व गतिविधियों पर आधारित हो। हाँ हो सकता है भैया। सी वाला देखें, पहाड़ों गणना आदि के रटन अधिगम पर रट्टा ना मरवाएं भाई, रट्टा ना मरवाएं। डी ऑप्शन प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सकें। तो इससे तो सटीक ये बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि गणितीय खेल कराया जाए बच्चे के लिए, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्या अधिगम केंद्रित हो जाएगा भैया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी 2020 नीति के अनुसार एनसीएफएसई, एनसीएफएसई का मतलब क्या है भैया, तो यह बताना इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। बी ऑप्शन नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, और सी कहता है नेशनल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन, और डी कह रहा है नेशनल कमेटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। भैया एनसीएफएसई का जो मतलब होता है भैया, वो होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला, परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है, विभिन्न प्रकार के समुच्चय दे देता है, और उनके लिए उनके दिए गए समुच्चय में से वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वे कुछ समुच्चय दे दिए बच्चों को, तो उनमें से बताता है कि भाई इनकी संख्या क्या है, संख्या बताइए। अब ये संख्या कैसे बता पाएंगे, क्या उनको क्या करके बता सकते हैं भाई, वस्तुओं को वर्गीकरण की अवधारणा करके नहीं है। वर्गीकरण करेंगे तो भी कैसे हो जाएगा, बंटवारा करेंगे तो हो सकता है स्थानीय मान की अवधारणा से नहीं, स्थानीय मान की अवधारणा से नहीं होगा भैया, क्रम सूचक से भी नहीं होगा, किससे होगा, गणना भैया, क्योंकि गणना उसकी गिनती की जाएगी तभी तो हम बता सकते हैं कितनी संख्या है। भाई किसी भी संख्या को हम कुछ चीजें रख दें, कहीं पे कंचे हो कुछ भी रख दें, पेन रख दें, तो उनकी गणना करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, गणना संख्या बोध का करके। भैया आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। भाई गणित में जो है कहानियां भी हैं, कविता भी हैं, पहेलियां भी हैं, खेल भी शामिल हैं, तो इनको क्यों शामिल किया गया है, क्यों शामिल किया गया है कि गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, ऐसा कुछ नहीं है। गणित के पाठ्यक्रम को कम करें, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, हाँ हो सकता है भाई। बच्चों को फुर्सत की गतिविधियों पर, गलत, फुर्सत का कोई लेना देना नहीं है। गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। अवसर आया है लेकिन हास्य परिहास की बात कर रहा है कि हंसने के लिए दिए गए कहानी कविता नहीं भैया, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए उनको शामिल किया गया है, चाहे पहेलियां हो चाहे खेल हो भैया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता। तो वह रचनावादी कक्षा की बात कर रहा है, तो कौन निरूपित नहीं करेगा, तो जरा देखें। पहला ऑप्शन, एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। बी, एक बच्चा
गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। सी कह रहा है एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। और डी कह रहा है एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। भैया तो निरूपित नहीं करा, फिर वही बात, नकल रट्टा मरवाया, नकल करवाई जा रही है उससे। तो क्या ये रचनावादी हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही तो नहीं है भैया, क्योंकि प्रश्नों की नकल कर रहा है ना बच्चा, ज्यादा क्रिएटिव कहाँ रहेगा बच्चा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है, यानी जो बच्चे मोटिवेट नहीं है उनके लिए क्या नहीं होगी? एक सार्व कक्षा परीक्षा कराना, बिल्कुल हो सकता है। एक प्रश्नावली, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, निर्देशित शिक्षण। अब कह रहा है कि मूल्यांकन की कौन सी विधि है जो गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता नहीं करेगी जो मोटिवेट नहीं है। तो भैया अगर आप कुछ बच्चे मोटिवेट नहीं है और आप बच्चों से क्रियाकलाप कराएं, कुछ बच्चे कर ही नहीं, क्रियाकलाप करने के लिए तैयार ही नहीं है, कर ही नहीं रहे, तो भाई उनके लिए क्या अभिप्रेरित नहीं करेगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? नैदानिक परीक्षा क्या होती है? कमजोरियों को जानना, निदान करना, उनको भैया निदान करना। ए ऑप्शन बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, हो सकता है। बी पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी, गलत है, माता पिता का कोई लेना देना नहीं है भाई निदान में। सी बच्चों का नामीकरण करने, बिल्कुल नामकरण नहीं है कि नामकरण कर दिया बच्चों का भाई। डी ऑप्शन शस्त्र अंत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है, नहीं, गलत है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। निदान का मतलब होता है बच्चों की जो कमियां हैं उनको जानना, उनकी पहचान में मदद करना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब हमने इन कमियों को बच्चों की जान लिया, क्या बच्चे के अंदर कमी है, और इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण करता है तो सबसे कमियों को जानना, निदानात्मक परीक्षण और उनको ठीक करना, उपचारात्मक शिक्षण। आइए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है क्या? प्रायिकता नहीं है, प्रतिमान नहीं है भैया, आंकड़ों का प्रबंधन नहीं है, अनुमान लगाना। तो एस्टिमेशन हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं भाई प्राथमिक स्तर पर, आंकड़ों का प्रबंधन हो सकता है, पैटर्न तो होते ही है भैया, लेकिन प्रायिकता नहीं होती। छोटी कक्षाओं में प्रायिकता नहीं होती। जूनियर की जो कक्षा होती है उसमें भाई प्रायिकता आती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली युक्ति कौन सी है आकलन के लिए प्राथमिक स्तर पर? अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, भाई ये तो पॉजिटिव है भाई, अवलोकन कराएंगे, ऑब्जर्वेशन करवाएंगे तो अच्छी बात है भाई, ये तो ज्यादा हो जाएगा। शस्त्रांत परीक्षा कराना, यानी कि शस्त्र के अंत में परीक्षा कराना, तो ये हो सकता है। देखते हैं जरा, रचनात्मक आकलन कराना, बिल्कुल ये तो होगा ही भाई, ये तो पॉजिटिव है भैया। रूबिक्स का प्रयोग करना, ये भी तो होगा, लेकिन शस्त्र के अंत में परीक्षा कराना ऐसा कोई ज्यादा प्रभावशाली युक्ति नहीं है भैया प्राथमिक स्तर के लिए गणित में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नहीं, कम कह रहा है ना, कम पूछ रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। बी कह रहा है मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। और सी कह रहा है बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करके सिखाना। डी कह रहा है मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। यह भी होगा, लेकिन कहा बच्चों में अनुमान लगाना, केवल अनुमान नहीं भाई। तो ये ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुमान लगाया जाए केवल भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। 2005 एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? यानी कि क्या कह रहा है कि भाई स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, यानी कि प्रारंभिक स्तर या मिडिल स्तर, तो कौन सा नहीं है? तो भैया प्राथमिक स्तर नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि प्रारंभ से किससे प्रारंभ हो भैया, वो देखना भाई किससे प्रारंभ हो। एक भिन्न की परिभाषा देना, क्या भाई भिन्न की परिभाषा दे देंगे तो क्या अच्छी योजना है भाई? तो ये भी नहीं होगा। पुनः स्मरण, रट्टा मरवाना, इसको याद करवाना, स्मरण करवाना नहीं होगा। श्यामपट्ट पर विभिन्न
विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करना, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन होगा कौन सा, तो विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करना। हाँ, विभिन्न प्रकार की भिन्नों को आप बनाएं बोर्ड पर और उनको चित्रित करें, तो ये सबसे सटीक होगा, बढ़िया होगा भाई परिचय देने के लिए भिन्न का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेन हिले ने ज्यामितीय चिंतन अधिगम के स्तर दिए, कौन कौन सी दिए भैया, तो पहले अवस्था, पहली लेवल नंबर 0, लेवल 0 है भाई। लेवल 0 कौन सा है, चाक्षुषीकरण। अब चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ वस्तुओं के आकृतियों को देखकर उसके आकार का वर्गीकरण करता है। जैसे समोसा को देखकर त्रिभुज बताने लगता है बच्चा। ये बेन हिले ने बताया था भाई ज्यामितीय चिंतन के बारे में। यहां से प्रश्न जरूर पूछता है सीटेट एग्जाम में। समोसे को देखकर त्रिभुज बताना, बिस्कुट को देखकर आयत बताना और रोटी को देखकर वृत्त बताना। आइए भी नेक्स्ट, ये तो हो गया लेवल नंबर 0 वाला। लेवल नंबर 1 की बात करें, अवस्था नंबर 2 की बात करें, विश्लेषण क्या बताता है, विश्लेषण एनालिसिस क्या बताता है। इसमें क्या बताया था बेन हिले ने, इसमें बच्चा वस्तुओं की आकृति के आधार पर उनके गुणों में अंतर कर लेता है। भाई उनकी क्या आकृति है, उनके गुणों में अंतर कर लेता है बच्चा। जैसे वर्ग और आयत में अंतर बताने लगता है बच्चा इसमें। लेकिन अवस्था तीसरी लेवल नंबर 2 में क्या बताता है, अनौपचारिक इनफॉर्मल डिडक्शन क्या होता है, इसमें बच्चा आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध बताएगा इसमें अनौपचारिक में। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है लेवल नंबर 3 अवस्था नंबर 4 है भाई, औपचारिक फॉर्मल डिडक्शन क्या होता है, इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूला ढूंढने लगता है। इसमें फॉर्मूला भी बताने लगता है बच्चा औपचारिक में। अब आता है लेवल नंबर 4 दृढ़ता जिसे कहते हैं। 5 की बात करें अवस्था की, इसमें बच्चा अपने से ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तु बना लेता है। स्वयं अपने आप से बच्चा क्या बनाने लगता है, अपने चिंतन करने लगता है बच्चा इसमें। जैसे अतः सुश्री एस्टा द्वारा विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप बेन हिले के विश्लेषण स्तर का आकलन कर रही है। जैसे कोई बच्चा अपने चिंतन से ही आयत हो वर्ग हो उसके बारे में बताने लगता है स्वयं से, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है भैया। तो ये थे बेन हिले के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। अब यही तो ध्यान रख रहा है सीटेट में, कम सबसे कम कौन सा है सब, लेकिन सबसे कम कौन सा है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन, आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं, हाँ हो सकता है। बी, विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच संबंध को समझाते हैं, ये 2 की बात कर रहा है, क्षेत्रफल और आयतन की बात कर रहा है। सी, विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं। और डी, विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हैं। ये तो भाई ज्यादा ही हो जाएगा कुछ, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल, केवल आयत का क्षेत्रफल बता रहा है ना बच्चे इसमें, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये कम हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो भाई एक संख्या को 2 बार कर रहा है तो क्या करेगा, वर्गीकरण करेंगे, तो क्या गिनती हो जाएगी, वर्गीकरण में बंटवारा हो जाएगा, नहीं वर्गीकरण नहीं होगा। एक एक की संगति 1 बाई 1, हाँ ये तो हो सकता है भाई। पदानुक्रम समावेशन ये भी नहीं होगा, नहीं क्या होगा, सबस्टिट्यूशन भी नहीं होगा, यानी कि इस तो जोड़ जाएगा, ये तो जोड़ जाएगा। 1 बाई 1 करें, गलती करेगा तो 1 बाई 1 करेंगे नहीं, तो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ क्या है। क्या है बढ़ाने का अर्थ भाई, ये बताना है भाई। पहला ऑप्शन, बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों को उत्तर देने के योग्य बनाना, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको योग्य बना दिया जाए भाई। बी ऑप्शन, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ हो सकता है, हिंदी वगैरह में होता तो ये प्रश्न आंसर हो जाता है इसका। लेकिन गणित की बात कर रहा है ना, तो गणित में क्या होगा, चिंतन तर्क इस पर आधारित होती है ना प्रश्न। सी, गणितीय चिंतन को स्वव्यवस्थित संगठित तथा अभिव्यक्त करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। चिंतन की बात कर रहा है यहाँ पर। यहाँ देखें, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों कविताओं को नाटक को सम्मिलित करना, ऐसा कुछ नहीं है भैया, होता शामिल तो किया जाएगा, लेकिन गणित में भैया चिंतन की बात करता है। गणित क्या चिंतन पर आधारित है, गणित क्या तर्कशील है भाई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा दी गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधार सके। जैसे 1/4 प्लस 1/4 बराबर है 2/8, ये इसने कर दिया भाई। अब यहां पर त्रुटि तो हुई, क्योंकि जब 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 4 इसका एलसीएम आएगा, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 2/4 आएगा, 1/2 ही हो जाएगा। ए ऑप्शन, तो यह हल नहीं करना आपको भाई, हल नहीं करना। क्या कह रहा है यहां पर, कैसे समझाएंगे बच्चे को, उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रति मॉडल का उपयोग करके बच्चे को सिखाया जाए। बी ऑप्शन,
विद्यार्थियों को यह बताना है कि लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात करते हैं। और सी ऑप्शन, अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। और बी कह रहा है भैया टेस्ट देकर, ना तो टेस्ट देंगे ना समस्या देंगे ना एलसीएम सिखाएंगे, पहले तो उसको भाई मॉडल दिखाया जाए 1/4 होता क्या है, तो मॉडल ऑफ मूर्त रूप से दिखाया जाए भैया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। तो वांछित उद्देश्य कौन सा नहीं है भाई, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देखना, ये तो होगा भाई। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, अब यही आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भैया। तुलना कर रहे हैं तो हम बच्चे की तुलना करेंगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना, वांछित हो जाएगा ना, तो यही तो वांछित उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। जरा पढ़ तो ले आगे, शिक्षण अधिगम क्रियाकला में सुधार करना, ये तो सही बात है भाई। सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, तो ये तो पॉजिटिव है, तो यही वाला नहीं होगा, तुलना नहीं करेंगे हम एक दूसरे की भैया। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्रत की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। सबसे अंतिम चरण की बात पूछ रहा है भैया, तो इसका मतलब कम, जिसमें बच्चा कम से कम सीखे, वो उसकी बात कर रहा है भाई। बच्चा कम से कम सीखे कैसे, व्रत की परिभाषा देना, श्यामपट पर व्रत का आरेखन करना, बच्चों को व्रताकार वस्तु दिखाना, बच्चों को अपने आसपास की व्रताकार वस्तुओं को पहचानने देना। तो ये तो भाई होगा, पहचानने देंगे, व्रताकार वस्तुओं दिखाएंगे, आरेखन बनाएंगे, लेकिन केवल व्रत की परिभाषा दे देंगे कि तो ये तो सबसे कम अंतिम चरण है, सबसे कम सीखेगा ना बच्चा इसमें। तो ए ऑप्शन भैया करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टेनिग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है। सबसे कम प्रभावकारी, कम की बात कर रहा भैया, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या मतलब है इसकी, दिक स्थान संबंधी विवेचन, टेनिग्राम की बात कर रहा है। टेनिग्राम एक चीनी पहेली है भैया, टेनिग्राम क्या है, एक चीनी पहेली है, इसमें स्थानिक समझ विकसित होती है बच्चे के अंदर। इसमें क्या होता है, दिक स्थान, बिल्कुल ये तो होगा भैया। संख्या बोध, हाँ। दृश्यीकरण, अब भाई दृश्यीकरण, ये दृश्य जब बनते हैं या टेनिग्राम बनाते हैं तो भाई क्या होता है, इसमें दृश्य की बात आती है, तो ये भी हो जाएगा, आकृतियों दिक स्थान ये भी हो जाएगा, लेकिन संख्या बोध की कोई लेना देना नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि कम प्रभावकारी की बात कर रहा है ना ये, कम। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आधारभूत अवधारणा जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेसिलेशन इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है। तो किन का आधार है भाई, ये बताना भाई। अब पैटर्न किसका आधार है भाई, यहाँ पे देख ले, टाइल की बात कर रहा है ना, टाइल की, तो लंबाई का मापन करेंगे टाइल में। दो में भी आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन, आंकड़ों का प्रबंधन, आयत का मापन तो होगा ही नहीं, लंबाई का मापन होगा, और ना भी आंकड़ों का प्रबंधन किसका होगा, क्षेत्रफल का मापन होगा। द्विमीमीय आकृतियों की बात कर रहा है, 2D आकृतियों की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है, जॉर्ज पोलिया का, डेविड हुलर का, हेनरी पॉइंटकेयर का, या श्रीनिवास रामानुजन का। तो ये जो कथन है भैया, ये डेविड हुलर का है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो क्या है इसका भाई, गणित की बात कर रहा है भाई। अब गणित में क्या होगा भैया, गणितीय चिंतन का विकास करना, संख्या को पढ़ना लिखना, आकृतियों का आरेखन, दैनिक जीवन में मापन करना। अब भाई ये है सब, लेकिन बुनियादी संख्या की बात कर रहा है भैया, ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या होगा। तो भाई ये सब हैं, सबके सब हैं गणित के अंदर, लेकिन गणित में चिंतन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है भाई। गणित कैसा है, लॉजिकल है भाई, तर्क पर आधारित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। चिंतन की बात कर रहा है, थिंकिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है सबसे ज्यादा उपयुक्त, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा कराना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बी ऑप्शन, प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना। प्रदत्त कार्य होमवर्क देंगे भाई, उसको ज्यादा होमवर्क दिया जाए उसको भाई, ऐसा नहीं है। सी, विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किससे पहेलियां और चित्र बनाना। और सी, हल किए गए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न कराना, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न कॉन्सेप्ट समझाएंगे, अनेक प्रकार के उनको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसके लिए किससे पहेलियां और चित्र भी दें भाई उसको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जाता है। गणितीय चिंतन किसके जरिए किया जाता है, बच्चे के साथ गणितीय खेल खेलने के लिए,
दिए गए सूत्रों के आधार पर, सूत्रों को नहीं, प्रश्नों को हल नहीं करवाना, ना श्याम पट पर पहाड़े लिखवाएं भैया। पर्यावरण से चित्र का कोई लेना देना नहीं है। केवल बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने के लिए बच्चे के चिंतन का विकास होगा भाई, चिंतन ज्यादा कराएगा बच्चा, इसमें थिंकिंग ज्यादा सोचेगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? तो बच्चे को पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए। बी, बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए। और सी, गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जाता है। और डी, गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भाई अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।